Hello dear students, today in this class we are going to read about chapter 4 from Women's book from class 9th, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. So firstly we will talk about the title of the chapter. In the Kingdom of Fools, kingdom is Rajya and fools means बेवकूफ, मूर्ख, the person who is not intelligent. तो आज हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहाँ पे सब लोग मूर्ख हैं, सब लोग बेवकूफ़ हैं, इवन वहाँ का राजा भी, वहाँ के मंत्री भी और वहाँ के जो लोग हैं वो भी। तो देखते हैं इस लेसन में क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ फेमस कन्नड़ा फोक टेल अडेप्टेड फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल फ्रॉम इंडिया। ये जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, एक बहुत फेमस कन्नड़ा फोक टेल है। फोक टेल का मीनिंग होता है अ स्टोरी दैट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आपके दादा दादी को किसी ने सुनाई, फिर आपके दादा दादी ने आपके पापा को सुनाई, पापा मम्मी को सुनाई, फिर आपके पापा मम्मी ने आपको सुनाई। तो इस तरह से जो स्टोरी जनरेशन टू जनरेशन पास्ट ऑन होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं फोक टेल। और ये जो स्टोरी है दैट इज़ कन्नड़ा फोक टेल। कन्नड़ा मीन्स दैट इज़ अ रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका स्टेट। ये कर्नाटका स्टेट की एक लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया के साउथ में है। एंड अडेप्टेड फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल फ्रॉम इंडिया। और ये जो फोक टेल है A.K. रामानुजन की एक बुक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था फोक टेल फ्रॉम इंडिया। तो उस वाली बुक में से ये वाली फोक टेल ये स्टोरी ली गई है। दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल्स दैट वॉज रूल्ड बाय अ सिली किंग एंड हिज फुलिश मिनिस्टर्स। ये एक बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि एक ऐसे राज्य के बारे में है जहाँ पे एक मूर्ख राजा राज करता था और जो उसके मिनिस्टर्स भी बहुत बेवकूफ़ थे और वो भी बहुत मूर्ख थे। ही अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स ऑर्डर द पीपल ऑफ द किंगडम टू कंसिडर नाइट एज डे एंड डे एज नाइट। अब वो एक प्लान बनाता है अपने मिनिस्टर के साथ में बैठ के कि हम लोग दूसरे लोगों से कुछ हटके करेंगे, हम थोड़ा सा हमसे कुछ डिफरेंट करेंगे। तो इसलिए वो अपने जो राज्य के लोगों को ऑर्डर देता है कि हम रात को दिन की तरह कंसीडर करेंगे और दिन को रात की तरह कंसीडर करेंगे। दे वुड स्लीप ऑल डे लॉन्ग। और वो सारा दिन, इतना लंबा दिन होता है, सारे लंबे दिन में वो सोते रहते थे। मीन्स दिन में वे तो सोते थे एंड परफॉर्म देयर डेली टास्क ड्यूरिंग द नाइट। और वो अपने जो डेली के काम थे, जैसे कोई नौकरी पे जाता है, कोई दुकान खोलता है, कोई खेतों में टिलिंग करता है, तो इस तरह के जितने भी इनके डेली टास्क थे वो रात को करते थे। मीन्स उन्होंने दिन को रात की तरह ट्रीट किया और रात को दिन की तरह ट्रीट किया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल विजिटेड द किंगडम एंड वर सरप्राइज्ड अबाउट द रिवर्स रूल सेट बाय अ किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक गुरु और उसका डिसाइपल मीन्स उसका शिष्य वहाँ पे आते हैं और वो वहाँ पे उस वाले राज्य में, तो वो बहुत सरप्राइज मीन्स हैरान होते हैं अबाउट द रिवर्स रूल्स सेट बाय द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। जो कि वहाँ के राजा ने और जो उसके मंत्रियों ने जो वहाँ पे बिल्कुल उल्टे रूल्स बनाए हुए थे उसको देख के बहुत हैरान होते हैं। दे वर मोर एस्टोनिश्ड टू फाइंड आउट दैट एवरीथिंग इन द किंगडम कॉस्ट अ सिंगल रुपी ओनली। और उनको इससे भी ज़्यादा हैरानी हुई जब उनको पता चला कि वहाँ पे उस राज्य में हर चीज़ सिर्फ 1 रुपये में मिलती है। चाहे तुम एक बोरी चावल ले लो वो भी तुम्हें 1 रुपये की मिलेगी, चाहे तुम एक बोरी आटा ले लो, चाहे तुम एक बोरी चीनी ले लो, तो कोई भी चीज़ आप खरीदो को आपको सिर्फ 1 रुपये में मिलेगी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर हैप्पी इनिशियली एज दे कुड बाई एनीथिंग बाई जस्ट स्पेंडिंग अ रुपी। जो गुरु और उसको जो डिसाइपल हैं शुरू में, इनिशियली में स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनको हर चीज़ मिल जाती है सिर्फ मात्र 1 रुपया खर्च करके। दे कुड बाई एनीथिंग, वो 1 रुपये खर्च करके कोई भी चीज़ खरीद सकते थे। However, the Guru understood that it was not a wise decision to stay in a kingdom of fools. फिर बाद में जो गुरु है उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे इस जो मूर्खों के राज्य में ज़्यादा टाइम तक रहना एक वाइज डिसीजन नहीं है, एक अच्छा निर्णय नहीं है, तो मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। सो ही लेफ्ट, और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। हिज डिसाइपल वॉज अनविलिंग टू लीव द किंगडम। जो उसका डिसाइपल होता है वो अनविलिंग मीन्स उसको वो वाला किंगडम छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। बिकॉज ऑफ द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट अ रीजनेबल रेट। क्योंकि वहाँ पे जो फूड है वो उसको रीजनेबल रेट मीन्स एक उचित कि रेट पे मिल जाता है। मीन्स उसको बहुत कम
पैसे देके वहाँ भी उसको बहुत सारा फूड मिल जाता है। अवेलेबिलिटी मीन्स उसको वहाँ से चीज़ें वो प्राप्त हो जाती हैं उसको, और बहुत अच्छे किस्म का जो फूड होता है वो उसको बहुत कम पैसे देके वो उसको खरीद सकता है, तो इसलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। ही वॉज अ बिग फूडी, वो खाने का बहुत शौकीन है, वो बहुत पेटू है। एंड एट प्लेंटी ऑफ फूड, और वो बहुत सारा खाना खाता है। एंड ग्रू फैट इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, और इस तरह से वो सस्ते दामों पे खाना खरीद के बहुत हर टाइम खाता रहता है और वो कुछ ही दिनों में बहुत मोटा हो जाता है। One day a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall. अब एक दिन क्या होता है उस वाले किंगडम में कि एक चोर होता है, तो एक रिच मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स साहूकार, एक बहुत बड़े बहुत अमीर साहूकार के घर में घुस जाता है। बाय मेकिंग अ ह्यूज होल इन द वॉल, उसकी दीवार में एक बहुत बड़ी होल बना के, तो वहाँ पे फिर क्या होता है एंड स्नीक इन, और फिर उसके अंदर चला जाता है घर में। वाइल ही वॉज रिटर्निंग विद द स्टोलन आइटम्स, और जब वो स्टोलन आइटम मीन्स अंदर जाके जिसने जो भी सामान चोरी किया अपने चोरी किए हुए चीज़ों के साथ में, जब वो वापस आ रहा था, रिटर्निंग का मीनिंग वापस आ रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो उसके सिर के ऊपर उसकी दीवार गिर गई, किलिंग हिम इंस्टेंटली, और वो उसी वक्त एट वंस, इंस्टेंटली मीन्स एट वंस, एकदम से मर जाता है जब उसकी सिर के ऊपर वो दीवार गिरती है। हाउ एवर द थीव्स ब्रदर अप्रोच द किंग and complained to him that the house owner means merchant should be punished for not building a strong wall. अब जो वो मर जाता है तो किसी तरह से जो थीफ का ब्रदर होता है वो राजा के पास पहुंचता है और उसको कंप्लेन करता है कि राजा को उस मर्चेंट को, जो हाउस ऑनर है मीन जो उस घर का मालिक है, जो मर्चेंट है, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। किस लिए? फॉर नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसने अपने घर की दीवार है वो मजबूत नहीं बनाई। द किंग इमीडिएटली समन द मर्चेंट टू द कोर्ट। अब एक तो देखो पहले वो जो उसका थीफ का ब्रदर है वो देखो कितना मूर्ख है, एक तो वो चोरी करने के लिए जा रहा है, पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए थी, और वो कहता है कि उसने जो मतलब कि वहाँ ने जो मर्चेंट है उसने स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं बनाई इसलिए उसको पनिशमेंट दो। और राजा भी आगे से उसको अपने मर्चेंट को बुलाने के लिए अपने सैनिक भेज देता है। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब मर्चेंट वहाँ पे पहुँचता है, ही ब्लेम द ब्रिकलेयर फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, तो वो दोष लगाता है, ब्लेम लगाता है ब्रिकलेयर के ऊपर, मिस्त्री के ऊपर, फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल, कि उसने उस मिस्त्री ने जो वॉल है वो वाली बहुत वीक बनाई है। वो कहता है कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो कसूर उस ब्रिकलेयर का है जिसने ये वीक वॉल बनाई है। द ब्रिकलेयर एंड ओल्ड मैन वॉज कोर्ट टू द किंग्स कोर्ट, फिर जो ब्रिकलेयर है, जो मिस्त्री है, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसको बुलाया जाता है राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में। एंड प्लीडेड विद किंग, और फिर वो राजा से प्रार्थना करता है टू पनिश द डांसिंग गर्ल फॉर डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन फ्रॉम वर्क एज शी वेंट टू एंड फ्रो दैट स्ट्रीट ऑल डे वियरिंग जिंगलिंग एंकलेट्स। और फिर राजा से वो प्रार्थना करता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे पनिशमेंट मत दो, पनिशमेंट देनी है तो उस डांसिंग गर्ल को दो जिसने मेरा ध्यान, फॉर डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन फ्रॉम वर्क, जिसने मेरा काम से ध्यान हटाया, डिस्ट्रैक्ट मीनिंग काम से ध्यान हटाना, कि जिसने मेरा काम से ध्यान हटाया। एज शी वेंट टू एंड फ्रो दैट स्ट्रीट ऑल डे वियरिंग जिंगलिंग एंकलेट्स, क्योंकि वो उस गली में बार बार जा रही थी और उसने जिंगलिंग मीन्स खनकती हुई, एंकलेट मीन्स पायल पहनी हुई थी। जब वो पायल पहन के वहाँ से उस गली में से जा रही थी और उसके पायल की आवाज़ होती थी तो उससे मेरा ध्यान भटक रहा था, मेरा ध्यान वहाँ से मेरे काम से हट रहा था, तो इसलिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये उस लड़की को मिलनी चाहिए जो वहाँ से बार बार जा रही थी। द डांसिंग गर्ल हु हैड बिकम और नाउ ब्लेम द गोल्डस्मिथ एज ही हैड डिलेड हिज वर्क एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट सेवरल टाइम्स। तो वो जो डांसिंग गर्ल होती हैं अब वहाँ भी उसको बुलाती हैं और वो भी अब बूढ़ी हो चुकी होती हैं, तो वो ब्लेम लगाती है कि जो गोल्डस्मिथ होते सुनियारा, कि कहते हैं इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये तो गोल्डस्मिथ का कसूर है, बिकॉज ही हैड डिलेड हिज वर्क, क्योंकि उसने अपना काम लेट कर दिया। मैंने उसको कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, कुछ जेवर बनवाने के लिए दिए थे और उसने वो काम करने में वो लेट हो गया, डिलेड का मीनिंग लेट हो गया। एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट सेवरल टाइम, और मुझे वो ज्वेलरी बहुत ज़रूरी चाहिए थी, इसलिए मैं बार बार जो वहाँ से सेवरल टाइम कई बार उस स्ट्रीट से गई, वहाँ से निकल के गई, और फिर तभी मेरी पायल की आवाज़ इनको आई और इनका ध्यान हट गया। तो इसमें असल में मेरा कोई कसूर नहीं है, ये कसूर तो गोल्डस्मिथ का है।
Soon the goldsmith was brought into the king's court. और फिर राजा गोल्डस्मिथ को बुलाने के लिए भेजता है और उसके सैनिक गोल्डस्मिथ को वहाँ पे लेके आ जाते हैं दरबार में. Who said that he was busy attending a rich merchant's orders. तो वो कहते हैं कि वो तो अपने काम में बहुत बिजी था क्योंकि उसको एक बहुत अमीर साहूकार के ऑर्डर्स मिले हुए थे. उसने कुछ ज्वेलरी बनानी थी मेरे से और मेरे को उसके पास से ऑर्डर मिले हुए थे और मेरे को उनको कंप्लीट करना था. दैट टाइम ड्यू टू सम वेडिंग रिचुअल इन हिज फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली में मैरिज थी और उनकी मैरिज के लिए मेरे को ज्वेलरी बनानी थी और मैं उनके काम में बिजी था और मेरे को इस जो डांसिंग गर्ल है इसका काम करने में बहुत देर हो गई. इट वॉज देयर फॉर रूड आउट दैट दिस मर्चेंट वॉज द सेम हाउस ऑनर हुज वॉल हैड कोलैप्स्ड ऑन द बर्गलर. और फिर बाद में इस बात का पता चलता है कि जो मर्चेंट जिसने जेवर बनवाने के लिए वहाँ पे गोल्डस्मिथ को ऑर्डर दिया था वो तो वही सेम हाउस ओनर था, वही घर का मालिक था जिसकी दीवार गिर के जिसकी उस चोर के ऊपर बर्गलर के ऊपर जो चोर के ऊपर जो दीवार गिरी थी, तो वो सेम वही हाउस ओनर था, वही मर्चेंट था जिसके घर में चोरी हुई थी और जहाँ पे उसकी दीवार गिरी और फिर वो बर्गलर में जो चोर था उसके सिर के ऊपर गिरी और वो मर गया वहाँ पे. द मर्चेंट प्लीडेड दैट हिज फादर वॉज द वन हु ऑर्डर्ड हिज ज्वेलरी एंड ही वॉज डेड ऑलरेडी. अब मर्चेंट के घर से एक तो चोरी हुई है और दूसरा उसी को पनिशमेंट के लिए कहने हैं. तो वो फिर प्लीडेड करता है, वो प्रार्थना करते हैं कि दैट हिज फादर वॉज अ मन, ये तो उसके फादर थे हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. एंड ही वॉज डेड ऑलरेडी, और वो तो पहले से ही मर चुके हैं. बट द किंग डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट फॉर हिज फादर्स डीड्स. लेकिन जो किंग है, अब देखो मूर्ख होता है ना वो, तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैंने इस मर्चेंट को उसके जो फादर के डीड्स हैं, जो उसके फादर ने काम करे हैं, तो उनके लिए मैं इस मर्चेंट को पनिश करूँगा. अ न्यू स्टेक वॉज ऑर्डर टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन. अब उसको मारना है तो उसके लिए वहाँ पे एक सूली तैयार कराते हैं. पहले जैसे फांसी भी लटकाते थे तो वहाँ पे फांसी बनवाते हैं. तो हाउएवर द मर्चेंट वॉज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक. अब जो मर्चेंट था वो बहुत ही पतला था और जो वहाँ पे उसके लिए जो फांसी का फंदा बनवाया गया, पहले वो लकड़ी से बनवाते थे, तो वो बहुत ही मतलब कि उसकी गर्दन उसमें फिट नहीं आ रही थी. टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक, तो उस वाली जो मारने के लिए जो वहाँ पे जो फांसी का जो फंदा तैयार किया गया था उसमें उसकी जो गर्दन है वो पूरी तरह से फिट नहीं हुई. सो द किंग ऑर्डर टू सर्च फॉर अ फैट मैन टू फिट द स्टेक. तो अब राजा ने ऑर्डर दिया कि अगर ये फिट नहीं आ रहा है तो फिर एक मोटे ऐसे आदमी को ढूंढो जो कि इस स्टेक में फिट आ जाए. द किंग्स मैन सर्च द एंटायर किंगडम एंड फाउंड द डिसाइपल एज एन आइडियल फिट फॉर द स्टेक. अब जो वहाँ पे किंग्स के जो मेंस होते हैं, किंग्स के जो आदमी होते हैं, वहाँ पे पूरे एंटायर में कंप्लीट किंगडम में पूरे राज्य में ढूंढते हैं और एंड फाउंड द डिसाइपल. फिर उनको बोला डिसाइपल जो वहाँ पे रुक जाता है और तो वो उसको वहाँ पे मिलता है. एंड ही फाउंड एज एन आइडियल फूड फॉर द स्टेक. और उनको लगता है कि ये जो इतना मोटा बंदा तो उस वाली स्टेक में पूरी तरह से दैट इज़ आइडियल फिट, पूरी तरह से फिट हो जाएगा. बट एज ही वॉज इनोसेंट, लेकिन अब वो तो बेचारा बिल्कुल इनोसेंट था, उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था. ही प्लीडेड विद द किंग्स नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड्स. तो वो कहते हैं कि मतलब राजा से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ मुझे पनिश मत करो, मुझे पनिशमेंट मत दो, मुझे पनिश मत करो कि जो काम दूसरों ने किए हैं वो तुम मुझे क्यों उसके लिए पनिशमेंट देते हो. तो वो राजा से बहुत प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आई शुड नॉट बी पनिश्ड सिंस इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. अब तो वो तो वहाँ पे सारे लोग पागल हैं, मूर्ख हैं. नो वन लिसन टू हिम, और उसने मतलब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी. वेटिंग फॉर हिज एग्जीक्यूशन द डिसाइपल देन रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स. अब जब वहाँ भी उसको लेके जाया जाता है एग्जीक्यूशन वाले प्लेस पे जहाँ भी उसको फांसी भी लटकाना है, तो जो डिसाइपल होता है उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं. एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प हिम, और अपने मन में प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ गुरुजी मेरी हेल्प करो. हिज गुरु हु वॉज ब्लेस्ड विद मैजिकल पावर्स कुड सी हिज डिसाइपल्स कंडीशन इन हिज विजन. अब जो उसका गुरु था तो उनको मतलब जैसे ब्लेस उनको वरदान मिला हुआ था, उनके पास में कुछ मैजिकल पावर्स थी जिसकी वजह से वो अपने डिसाइपल की जो कंडीशन अपने ध्यान में देख सकते थे. मीन्स वो दूर बैठे हुए हैं
लेकिन उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ध्यान में उसकी सारी कंडीशन जो अपने डिसाइपल की, अपने शिष्य की सारी बातों को उनको पता है. एट वंस ही अराइव टू सेव हिज डिसाइपल, और वो वहाँ पे एकदम से आ जाते हैं उस अपने डिसाइपल को बचाने के लिए. ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसाइपल्स ईयर्स. अब वहाँ पे आते हैं और अपने डिसाइपल के, अपने शिष्य के ईयर में कुछ वर्ड विस्पर मीन्स धीरे से बोलती हैं. देन ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पनिश हिम इंस्टेड ऑफ हिज डिसाइपल. और फिर वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इस डिसाइपल को मत मारो, तुम मेरे डिसाइपल को मत मारो, इसकी जगह पे तुम मुझे मार दो. इंस्टेड ऑफ मीन्स उसके बदले में, उसकी जगह पे मुझे मार दो. हाउएवर व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस, और जब डिसाइपल ने ये सुना, ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट द स्टेक ऑन हिम एज ही वॉज बोर्ड देयर फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट. और ये सुन के फिर जो डिसाइपल होते हैं वो रिक्वेस्ट करता है किंग को, उससे प्रार्थना करते हैं कि उसको फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उसको वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए पहले लेके आए थे, उसको मारने के लिए पहले लेके आए थे. गुरु तो बाद में आए थे, पहले तुम मुझे मारो. Puzzled about who should die first, the king asked to resolve the conflict. अब जो किंग तो बेचारा पजल हो गया. गुरु कहता है मेरे को मार दो, और जो डिसाइपल होता है वो कहता है मेरे को मार दो. अब राजा कहते हैं क्या बात है, अब ये तो दोनों मरने के लिए तैयार हैं. एक कहता है मुझे पहले मारो, दूसरा कहता है कि मुझे पहले मारो. ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो किंग आस्क टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और वो कहते हैं कि तुम दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दोनों का झगड़ा हो रहा है ना कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो, तुम इसको रिजोल्व करो, इसको मतलब कि तुम इसका समाधान मुझे बताओ क्या है. मतलब द गुरु dubiously told him that whoever would die on the stake first would be reborn as the future king of that kingdom. तो गुरु उसको बताते हैं कि जो कोई भी आज स्टेक पे जो सबसे पहले मरेगा ना, तो वो वुड बी रिबॉर्न, उसका दोबारा जन्म होगा एज अ फ्यूचर किंग ऑफ दैट किंगडम. तो वो यहाँ पे इस किंगडम का दोबारा से जो आने वाले टाइम में वो दोबारा से राजा बनेगा, फ्यूचर किंग होगा. फ्यूचर का मीनिंग जो आने वाले टाइम में यहाँ का किंग बनेगा. द वन हु डाइड नेक्स्ट वुड बिकम द किंग्स की मिनिस्टर ऑफ द किंगडम. और जो उसके बाद मरेगा, पहले मरने वाला तो राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा उस वाले राज्य का. द किंग वॉज बैफर्ड एंड डिडंट वॉन्ट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द सब्सिक्वेंट लाइफ. अब जो राजा होता है वो तो घबरा जाते हैं, और वो नहीं चाहता, अपने किंगडम को नहीं खोना चाहता किसी दूसरे के हाथों में अपने आने वाले टाइम के, जो सब्सिक्वेंट मीन्स बाद की लाइफ में, कि जो मैं मर जाऊंगा और मेरे बाद में यहाँ पे कोई दूसरा राजा आएगा. तो कहते इससे अच्छा तो ये कि मैं मर जाऊँ, मेरा फिर दोबारा यहाँ पे जन्म होगा और मैं फिर यहाँ पे दोबारा से राजा बन जाऊँगा. सो ही हैड अ डिस्कशन विद हिज मिनिस्टर एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट दे शुड गो टू द स्टेक टू द कंटिन्यू बीइंग द किंग एंड मिनिस्टर इन द नेक्स्ट टाइम. फिर वो अपने मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन करता है, और फिर फाइनली इस बात मतलब कि इस बात पे पहुंचते हैं कि दैट दे शुड गो ऑन द स्टेक टू कंटिन्यू बीइंग द किंग एंड मिनिस्टर इन द नेक्स्ट लाइफ. कि पहले राजा स्टेक के ऊपर चढ़ेगा और फिर उसके बाद में उसका मिनिस्टर, ताकि अगले जन्म में भी जो राजा है वो राजा रहे और जो उसका मिनिस्टर है वो मिनिस्टर रहे. क्योंकि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो नेक्स्ट जो से बाद में मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा. तो इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले राजा जो है उसको हम स्टेक पे चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में उसके मिनिस्टर को, ताकि अगले जन्म में भी वो सेम उनकी पोजीशंस रहें. दैट नाइट दे सीक्रेटली वेंट टू द प्रिजन. अब रात को क्या होता है कि वो दोनों सीक्रेटली मीन्स बिना किसी को पता चले वहाँ पे जेल में जाते हैं एंड सेट फ्री द गुरु अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल. और गुरु और उसके डिसाइपल को वहाँ से फ्री कर देते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग एंड हिज मिनिस्टर हु डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. अब अगली मॉर्निंग जो राजा और जो उसका मिनिस्टर डिस्गाइड का मीनिंग भेष बनाए होते हैं. अब रात को चुपके से जाती हैं वो, मतलब कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चले कि जो राजा है और जो उसका मिनिस्टर है उसको हमने स्टेक पे चढ़ाया है. तो वो उनके कपड़े पहन लेते हैं. जो राजा होता है गुरु के कपड़े पहन लेते हैं, और जो मंत्री होता है जो मिनिस्टर होता है वो डिसाइपल के. तो उनकी मतलब जैसे उनके भेष में आ जाते हैं वो. तो उन दोनों को फिर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, फिर उनको स्टेक के ऊपर उनको मार दिया जाता है. When the people of the kingdom saw that the king along with his minister were executed, और जब वो मर जाते हैं, जब लोग उनको देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो राजा था और उसका मंत्री था जिनको मारा हमने. They made the guru and disciple as their king. तो फिर वो क्या करते हैं,
जो गुरु और जो उसका डिसाइपल होता है उसको किंग और मिनिस्टर बना देते हैं। गुरु को किंग बना देते हैं और उसके डिसाइपल को मिनिस्टर बना देते हैं रिस्पेक्टिवली। मीन्स जैसे गुरु को तो वो मेड द गुरु एंड इज डिस्पिल एज द किंग एंड मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली। मीन्स गुरु को वो बना देते हैं राजा और डिसाइपल को बना देते हैं उसका मंत्री मिनिस्टर। ऑल्दो द गुरु वॉज हेजिटेंट इनिशियली, तो शुरू में जो गुरु था उसको तो मतलब कि शुरू में तो उसने मना किया। हेजिटेंट मीन्स उसको थोड़ी सी हिचक हो रही थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा। इनिशियली का मीनिंग इन स्टार्टिंग। ही फाइनली गेम इन, फिर वो हार मान लेता उन लोगों के सामने और कहते चलो ठीक है मैं राजा बन जाऊंगा। एंड रिवर्स द रूल ऑफ द किंगडम एज एंड द पीपल बिगेन लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर किंगडम्स। फिर उसने सारे के सारे जो रूल्स थे रिवर्स कर दिए। मीन्स दिन को दिन बना दिया, रात को रात बना दिया। तो इस तरह से मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी लाइक अदर किंगडम्स, दूसरे किंगडम्स की तरह से। जैसे दूसरे किंगडम्स में लोग रहते थे बिल्कुल सेम सिचुएशन में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो इस लेसन से हमें क्या पता चलता है कि व्हेन वी अकम्पनी द फुलिश तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस ना। अगर हम किसी मूर्ख के साथ में रहते हैं तो हमेशा वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण ही बनता है, जैसा कि उस डिसाइबल के साथ में हुआ। लेकिन उसके पास तो गुरु था, तो गुरु ने उसको बचा लिया। सो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जब आपकी क्लास होगी तो उसमें मैं आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।